बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम अपना एंजाइम्स वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और इससे पिछले लेक्चर में हम मेटाबॉलिज्म को और एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स को बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब आज के लेक्चर में भी ना हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है जो आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म हम कहते हैं कि किसी भी काम के होने का ना जो प्रोसीजर होता है, यानी जो उसका प्रोसेस होता है ना, उसे हम कहते हैं मैकेनिज्म। तो अब एंजाइम किस तरह से काम करता है, उसके करने का जो प्रोसीजर, एंजाइम क्या है? जो किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करता है ना, स्पीड अप करता है। ये ना तो खुद कोई रिएक्शन करता है, ना ही रिएक्शन में ये यूज होता है, बस जो रिएक्शन हो रहा होता है ना, ये उसको स्पीड अप कर देते हैं। अगर एंजाइम ना हो ना, तो हमारी बॉडी के रिएक्शंस और इतना ज्यादा स्लो हो कि लाइफ इम्पॉसिबल हो जाए। अच्छा, तो अब हमने ये देखना है, हमने अभी तक देख लिया कि एंजाइम क्या है, किस तरह मेटाबॉलिज्म क्या होती है, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब हमने ये देखना है कि एंजाइम फंक्शन किस तरह से करता है। अच्छा, अब देखते हैं कि एंजाइम जो है ना, उसके अंदर क्या होती है, एक या एक से ज्यादा पॉकेट्स या क्लेफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं एंजाइम की सरफेस के ऊपर। जो पॉकेट्स और क्लेफ्ट्स क्या होते हैं, वो ना ऐसे होता है, क्लेफ्ट का मतलब होता है छोटे छोटे से ग्रूव्स, यानी गड्ढे से जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे से, उसे हम कहते हैं क्लेफ्ट्स। तो एंजाइम सरफेस के ऊपर ना इस तरह से ना पॉकेट्स बनी हुई होती है, जैसे ये है ना, फॉर एग्जांपल किसी भी कोई भी एंजाइम की सरफेस है, तो अब ये उसकी सरफेस है और उसके ऊपर ना ऐसे यूं ये क्लेफ्ट सा बना होगा, ऐसे यूं गढ़ा सा बना होगा, अंदर की तरफ से यूं गहराई सी प्रेजेंट होगी। ये किसी भी शेप की हो सकती है ना, इस तरह से, इस तरह की शेप की, यूं किसी भी शेप की ये हो सकती है। अच्छा, तो अब उसके जो सरफेस के ऊपर पॉकेट्स ऑफ क्लेफ्ट्स होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं एक्टिव साइट, क्योंकि इन्हीं जगहों पे आके, ये यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है, यहीं पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं और उसके बाद रिएक्शन होता है। तो इस वजह से हम इसको इसकी क्या कहते हैं, हम इसको इसकी एक्टिव साइट कहते हैं, यानी ये एंजाइम का वो पार्ट है जहाँ पे रिएक्शन होता है। तो एक्टिव साइट जो है ना, वो कैटालिसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। कैटालिसिस क्या होता है? किसी रिएक्शन को स्पीड अप करवा देना। अब जो एंजाइम का एक्शन है ना, उसके दो मॉडल्स है जो कि डिस्कस किए हुए हैं कि एंजाइम किस तरह से एक्शन करते हैं, किस तरह से जो है वो फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। तो उस चीज के दो मॉडल्स हैं। ये दोनों मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपने बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहला मॉडल है लॉक एंड की मॉडल है एंजाइम के एक्शन का। तो इसमें सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि इसको प्रपोज किसने किया था, यानी किसने इस मॉडल को जो है वो प्रेजेंट किया था, इसको दिया था। तो एमिल फिशर एक जर्मन केमिस्ट था, उसने 1894 में लॉक एंड की मॉडल को प्रेजेंट किया था, बताया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग उसने ये कहा था कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स होती है ना, यानी जो भी हमने देखी है उसकी एक्टिव साइट्स, जो पॉकेट्स या क्लेफ्ट्स बने हुए होते हैं, जैसे आपके शर्ट में भी पॉकेट होती है ना, उसके अंदर आप कुछ भी डाल लेते हो, तो इसी तरह से एंजाइम के अंदर भी ये पॉकेट सी बनी हुई होती है, तो इसी के अंदर आके जो है वो सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है। तो एक्टिव साइट जो है ना, एमिल फिशर ने ये कहा था लॉक एंड की मॉडल में कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता, वो बिल्कुल एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। और सबस्ट्रेट को ना उस स्ट्रक्चर के अंदर आके प्रिसाइजली होता है, बिल्कुल ठीक तरीके से, यानी बिल्कुल दुरुस्त तरीके से आके उसके अंदर अटैच होना होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना होता है। इस मॉडल का मतलब ये है कि एंजाइम के अंदर ये जो इसकी एक्टिव साइट है ना, ये जैसे अभी हमने देखी एक्टिव साइट, ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि बिल्कुल एक ठोस स्ट्रक्चर है, ये चेंज नहीं होता। अगर किसी एंजाइम की एक्टिव साइट ऐसी है, तो इसके ऊपर ना इसी टाइप का, ये जो इस एक्टिव साइट के अंदर जो सबस्ट्रेट, यूं इस टाइप का सबस्ट्रेट ही आएगा जो इसके अंदर आके यूं अटैच हो जाएगा, यानी यहाँ से ये इस तरह से अंदर आके, ये इस तरह से इसी तरह का सबसेट होगा, वही इसके अंदर आके अटैच हो सकता है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि एंजाइम की जो सब एक्टिव साइट है ना, ये जो इसके अंदर क्लेफ्ट्स या पॉकेट्स बनी हुई होती है, ये बिल्कुल फिक्स होती है अपनी जगह पे, ये मूव नहीं करती, हिलती नहीं है, चेंज नहीं होती, एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। मतलब एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है तो ही उसका रिएक्शन फास्ट होना है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि एंजाइम जो है वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता है, सबस्ट्रेट जो है उसको एंजाइम के अकॉर्डिंग आके उसके साथ अटैच होना होता है। तो वो ये इस मॉडल का ये मतलब है। तो एंजाइम जो है उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिल जाते हैं ना, देखिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। इस डायग्राम में देखिए कि एक हमें जो है वो एंजाइम नजर आ रहा है, ये इसके अंदर ये क्लेफ्ट्स हैं, सही है, ये ग्रूव्स बने हुए हैं। अब इसके ऊपर जिस सबस्ट्रेट में आके अटैच होना है ना, वो ये बिल्कुल इसी शेप का है, तो उस सबस्ट्रेट के अंदर भी इसी तरह से ये स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर आके बिल्कुल फिक्स हो गया सबस्ट्रेट। एंजाइम की ये चीज जो थी ना, ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट, ये ग्रूव्स थी, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आया जरा सा भी। सबस्ट्रेट जो
जो था वो बिल्कुल इसके साथ मैचिंग सबस्ट्रेट आके इसके अंदर अटैच हुआ है और उसके बाद देखे ना वो प्रोडक्ट्स में 2 प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया और वो इससे जो है वो सेपरेट हो गया। एंजाइम अपनी उसी जगह पे सेम रहा, ना एंजाइम यूटिलाइज़ हुआ, ना यूज़ हुआ, बस इसका रिएक्शन फास्ट हो गया, इसके प्रोडक्ट्स बन गए और ये सेपरेट हो गया। अब कोई और सबस्ट्रेट आएगा, वो इसके अंदर अटैच हो जाएगा और उसका रिएक्शन भी हो जाएगा फास्ट। तो इस लॉक एंड की मॉडल का ये मतलब है। जैसे एक ताले में एक ही चाबी लग सकती है ना, कोई और चाबी नहीं लग सकती। इसी तरह से एक एंजाइम के अंदर उसी तरह का सबस्ट्रेट आके अटैच हो सकता है, कोई और सबस्ट्रेट उसके अंदर अटैच नहीं हो सकता। लॉक एंड की मॉडल का ये मतलब है। तो एंजाइम जो है वो फिर कैटेलाइज़ करते हैं अपने सबस्ट्रेट को और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, एंजाइम से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ना एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए एक और मॉडल है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पास आ जाता है। दोनों मॉडल जो है ना ये आपको आने चाहिए अच्छे तरीके से, लॉक एंड की मॉडल भी और इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी। अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है, लॉक एंड की मॉडल के बाद ना साइंटिस्ट ने इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था और ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था डैनियल कोशलैंड। उसने 1958 में ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था और इसके अकॉर्डिंग उसने ये कहा था कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है ना वो रिजिड नहीं होती, यानी वो ठोस स्ट्रक्चर नहीं है, वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है। जब भी सबस्ट्रेट आता है एंजाइम के साथ रिएक्ट करने के लिए तो उस टाइम पे उसकी एक्टिव साइट थोड़ी सी ना रीशेप हो जाती है। रीशेप का क्या मतलब होता है, शक्ल को बदल देना, यानी वो अपनी शक्ल को थोड़ा बहुत बदल लेती है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, ताकि सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच हो सके और फंक्शन अपना ठीक तरीके से परफॉर्म कर सके। अब यहाँ पे देखिए एंजाइम की एक्टिव साइट ऐसी है ना, इसका मतलब अगर हम लॉक एंड की मॉडल देखते तो हमें ऐसा ही सबस्ट्रेट चाहिए था जो इसकी एक्टिव साइट के अंदर आके इस तरह से जो है वो अटैच हो जाता, बल्कि ये इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता जो इसके अंदर आके अटैच हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, वो इस एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग तो नहीं है ना। लेकिन अब एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने अपनी एक्टिव साइट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, थोड़ी सी उसकी शेप को चेंज कर लिया ताकि सबस्ट्रेट उसके अंदर आके आसानी से अटैच हो सके। अब एंजाइम ने अपनी इसको चेंज कर लिया ताकि सबस्ट्रेट उसमें फिट हो सके, उसने उसको चेंज कर लिया, चेंज आ गया, इसके अंदर रीशेप कर लिया इसने अपनी शेप को एक्टिव साइट की। अब सबस्ट्रेट इसके अंदर आके अटैच हो जाएगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और उसके बाद जो है वो ये इसका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा और जैसे ही सबस्ट्रेट अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास वैसे पूरा एंजाइम का प्रोसेस इसी तरह से होता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, रिएक्शन होता है सबस्ट्रेट का और जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो प्रोडक्ट्स उससे सेपरेट हो जाते हैं। अब बस हमने इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल में ये डिफरेंस देख लिया कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी लॉक एंड की मॉडल में वो रिजिड थी, फिक्स थी और वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं करती थी, बल्कि उसी के हिसाब से सबस्ट्रेट ने उसके साथ आके अटैच होना होता था। ये नहीं था कि सबस्ट्रेट अपनी शेप चेंज कर रहा था, बस जिस तरह के उसका शेप था उसी टाइप का सबस्ट्रेट उसके साथ आके अटैच होता था। जिस तरह से हम लॉक, कोई भी ताला होता है, लॉक होता है, जब उसके अंदर हम की लगाते हैं तो जो उस लॉक की होती है वही उसके अंदर लगती है ना। ऐसा तो नहीं है कि की अपनी शेप चेंज कर लेती है कि अगर लॉक नहीं चेंज कर रहा अपनी शेप तो की खुद चेंज कर लेती है, तो ऐसा नहीं होता। लॉक के अंदर हमने एग्जैक्ट उसी की लगानी होती है। तो इसी तरह से लॉक एंड की मॉडल में कहा गया था कि जिस तरह का एंजाइम है उसी तरह का सबस्ट्रेट उसके अंदर अटैच होगा। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल में ये बताया गया कि एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिव साइट की शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि सबस्ट्रेट उसके अंदर आके अटैच हो सके। और ये जो इंड्यूस फिट मॉडल है ना, ये ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, यानी इस मॉडल को ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं साइंटिस्ट के, मतलब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये मॉडल जो है वो ज्यादा एंजाइम के फंक्शंस के साथ मैच करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, यानी वो फैक्टर्स, अभी हमने एंजाइम का फंक्शन देख लिया ना कि किस तरह से एंजाइम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे कि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है यानी एंजाइम के फंक्शन के ऊपर, उनके काम के ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जो उसके ऊपर क्या करते हैं, असर अंदाज होते हैं, यानी कौन से ऐसे अवामिल है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर असर डालती हैं। एंजाइम्स जो है ना वो अपनी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट जैसी भी है उनके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंजाइम्स ऐसे नहीं होते, उनके इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट जैसी होती है ना एंजाइम्स के ऊपर उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से फर्क पड़ता है। तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है ना वो कौन कौन से फैक्टर से इफेक्ट होती है। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अब ये फैक्टर्स आपके पास ना लॉन्ग में भी आ सकते हैं और इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट या फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है इस तरह से, और इनका जो है वो इफेक्ट भी आपसे पूरा पूछा जा सकता है फैक्टर्स का। ये वैसे भी बड़ा ईजी है, आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट देखें क्या होता है।
टेम्परेचर ये जो है ना, यहाँ तक ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन है। हर एंजाइम को ना काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होते हैं। यानी एंजाइम को, हर एंजाइम को डिफरेंट है सब एंजाइम्स के, जैसे पेप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, अमाइलेज है, इस तरह से डिफरेंट एंजाइम्स है ना, उनको उन सबको डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हर एंजाइम को काम करने के लिए जो है वो एक स्पेसिफिक, एक मखसूस टेम्परेचर चाहिए होता है, और उस टेम्परेचर को हम उस एंजाइम के लिए क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। यानी जिस एंजाइम को जितना टेम्परेचर चाहिए, जिस पे वो ठीक तरीके से काम कर सकते हैं, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब वो एंजाइम जो ह्यूमन बॉडी के अंदर काम करें, यानी हमारे ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एंजाइम्स है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, बायो एंजाइम्स भी हम उनको कह सकते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। वैसे भी हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही है ना, तो उन एंजाइम्स के लिए वो परफेक्ट टेम्परेचर है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने एक मैकेनिज्म पढ़ा था, होम्योस्टेसिस का एक मैकेनिज्म, जिसमें हमने ये देखा था कि बाहर की, हमारी बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रही है, होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म जो है वो क्या करता है कि बॉडी के इंटरनल जो है ना, उसको एनवायरनमेंट को सेम रखते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच वगैरह है, इस तरह इंटरनल एनवायरनमेंट को सेम रखता है। जिसके डिफरेंट हमने मैकेनिज्म्स भी देखे थे कि अगर बाहर सर्दी है तो शिवरिंग वगैरह होगी, इस तरह से अगर बाहर गर्मी है तो स्वेटिंग होती है, जिससे हमारा टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। तो वो क्यों हमने नॉर्मल रखना है, क्योंकि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, ना इससे ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो हर मौसम में, बाहर तो मौसम बदल रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर का टेम्परेचर इतना ही रखना है, इसलिए जरूरी है ताकि अंदर जो इंजाइम्स वगैरह है, जो भी फंक्शन हो रहे हैं, वो सही तरीके से होते रहे। अब अगर वो टेम्परेचर चेंज हो जाता बॉडी के अंदर का भी, तो इंजाइम्स तो काम करना छोड़ देते ना, क्योंकि उनको तो 37 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर चाहिए। तो इस तरह से तो बाहर अगर मौसम चेंज होता है तो इस तरह से तो इंसान की डेथ हो सकती है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर जो है ना वो एक सर्टेन लिमिट तक राइज करता है, यानी उसकी एक खास लिमिट होती है। तो जब टेम्परेचर वहां तक राइज करता रहता है ना, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर हीट ऐड होती है। अच्छा, एक चीज होती है काइनेटिक एनर्जी, जो हमने पढ़ी हुई भी है काफी दफा। काइनेटिक एनर्जी होती है कि जब भी किसी चीज को हम टेम्परेचर देते हैं, यानी क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी मूवमेंट बढ़ती है, जिसकी वजह से एनर्जी भी बढ़ती है और एक्टिविटी भी बढ़ती है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि जब भी एक खास लिमिट तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तब तक तो मूवमेंट बढ़ती रहेगी, इंजाइम का एक्शन भी बढ़ता रहेगा, काम भी बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ जाएगा, तब हीट जो है वो एंजाइम के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स बने होते हैं, एंजाइम किससे बना हुआ है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, तो है ना, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। तो उसके अंदर के जो बॉन्ड्स होते हैं ना, आपस में वो सब चीजें बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, तो वो बॉन्ड्स क्या होने लग जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका एक ग्लोबुलर साइज का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ग्लोब के जैसा, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वो खत्म हो जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम की डीनेचुरेशन हो गई है, इसका स्ट्रक्चर खराब हो गया, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर खराब हो गया। अब इसके साथ को ना कोई सबस्ट्रेट अटैच होगा, ना ही अपना काम कर सकेगा। ये ग्राफ देखे ना यहाँ से, ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, जिसपे एंजाइम जो है, ये यानी कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है ना, उनके लिए बताया हुआ है। तो अब ये 37 डिग्री सेल्सियस पे तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है ना, देखिए बिल्कुल बेस्ट एक्टिविटी है, पीक पे उसकी एक्टिविटी है, सबसे हाई एक्टिविटी है। जब 37 से कम होता है ना, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम होता है, उस टाइम पे ये होता है कि डीनेचर तो नहीं होता, बस एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती, स्लो काम कर रहा था। देखना जब जीरो पे है तो बिल्कुल इसकी कोई काम नहीं कर रहा ये, जब टेम्परेचर जो है इसने पे 20 पे है। अच्छा, जब 20 से बढ़ना शुरू हुआ तो देखा आहिस्ता आहिस्ता हीट बढ़ना शुरू हुई, हीट आनी शुरू हुई, इसके अंदर इसकी एक्टिविटी बढ़ना शुरू हुई, मॉलिक्यूल्स के अंदर से ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हीट की वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट बढ़ेगी, एक्टिविटी ज्यादा होगी। और जब 37 पे पहुंचा टेम्परेचर, जो इसका ऑप्टिमम है, उस टाइम पे तो इसकी एक्टिविटी पीक पे है। लेकिन जैसे ही ये 37 से आगे जाना शुरू हुआ, तो उसकी एक्टिविटी जो है वो फिर कम होना शुरू हुई, और जब और ज्यादा हम इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो एंजाइम कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इसी तरह जब टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ जाता है ना, तो एंजाइम का स्ट्रक्चर ही पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद वो एंजाइम किसी काम का नहीं रहता। उसके अंदर जो, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके बाद अब हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो वापस अपनी एक्टिविटी में आ जाएगा, क्योंकि अब तो उसका स्ट्रक्चर ही पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है ना। अब वो एंजाइम जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, और इस तरह से एंजाइम का जो एक्शन है उसके अंदर रैपिड डिक्रीज आता है, यानी फौरन से तेजी से एक डिक्रीज आ जाता है, जो भी उसका फंक्शन होता है या जो भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जो फैक्टर है ना, जो एंजाइम की एक्टिविटी पे करता है, असर डालता है, इफेक्ट करता है, वो है पीएच। पीएच क्या होता है, पीएच एक स्केल होता है जो कि बताता है कि कोई भी फ्लूइड या कोई भी चीज जो है वो कितनी एसिडिक है
या फिर कितनी क्या है, बेसिक है, यानी इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयंस की कितनी कंसंट्रेशन है या OH आयंस की कितनी कंसंट्रेशन है। इस तरह से ये हम केमिस्ट्री में इसको डिटेल से पढ़ते हैं, पीएच को और पीएच स्केल को। तो हम उसकी एसिडिटी या हम ये देखते हैं कि कितना बेसिक है। तो एंजाइम्स जो है ना वो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन यानी जो पीएच है ना, पीएच का मतलब क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है ना किसी भी फ्लूइड के अंदर जिसके अंदर एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं, वो किसी भी तरह का फ्लूइड हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ब्लड के अंदर जो एंजाइम्स है तो ब्लड के अंदर वो काम करे, तो ब्लड भी एक फ्लूइड है। साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी तो फ्लूइड होता है। उसके अलावा स्टमक के अंदर अगर एंजाइम्स काम करें तो स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं। तो एंजाइम जिस भी फ्लूइड के अंदर काम कर रहे हैं ना, उस फ्लूइड की जो पीएच है वो एंजाइम इसके लिए भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग भी एंजाइम्स के ऊपर फर्क पड़ता है कि वो उस फ्लूइड की पीएच कैसी है जिसके अंदर एंजाइम्स काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यही होम्योस्टेसिस वाली बात आ गई। होम्योस्टेसिस से ही हम बॉडी की नॉर्मल पीएच को भी मेंटेन रखते हैं। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैक्सिमम एक्टिविटी है ना एंजाइम्स की, वो एक स्पेसिफिक पीएच पे ही होती है और उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच। जिस तरह से हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर था ना, कि वो टेम्परेचर जिस पे सबसे मैक्सिमम एक्टिविटी, मैक्सिमम क्या होता है, सबसे ज्यादा एक्टिविटी थी, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिस पे एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। उससे अगर कम था तो उस टाइम पे एक्टिविटी स्लो थी, और उससे जब ज्यादा हुआ तो बिल्कुल ही स्ट्रक्चर डीनेचर हो गया और एंजाइम का स्ट्रक्चर खराब हो गया था। तो इसी तरह से हमारे पास पीएच भी ऑप्टिमम होती है कि जिस पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर पीएच में चेंज आ जाएगा तो फिर क्या होगा कि अमाइनो एसिड्स की जो आयनाइजेशन है ना एक्टिव साइट के ऊपर, जो एंजाइम्स हैं उनके आयनाइजेशन पे फर्क पड़ेगा। अब आयनाइजेशन क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स एंजाइम्स किससे मिलकर बने, प्रोटीन से, अमाइनो एसिड्स से। तो उनके ऊपर ना चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस तभी बनते हैं ना अगर एक एटम न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तब तो वो न्यूट्रल है। लेकिन जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, तब वो आयन बन जाता है। तो इसी तरह से जो अगर पीएच चेंज हो जाएगी ना, तो अमाइनो एसिड्स की आयनाइजेशन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जो एक्टिव साइट्स के ऊपर अमाइनो एसिड्स हैं। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि वो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो या तो स्लो हो जाएगी या बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, खत्म हो जाती है एंजाइम की एक्टिविटी। फिर चाहे हम पीएच को सही कर लें और जो भी कर लें, उसकी एक्टिविटी जो है वो एंजाइम की ब्लॉक हो जाती है। अब डिफरेंट एंजाइम्स की पीएच जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स दी हुई है मैंने, जैसे टेम्परेचर भी आपको बताया ना, डिफरेंट एंजाइम्स के काम करने का टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंजाइम्स उनका 37 डिग्री सेल्सियस था। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे कुछ एंजाइम्स की पीएच बताई हुई है। पेप्सिन जो है ना वो स्टमक के अंदर होता है। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो स्टमक के अंदर काम करता है। अच्छा, ये जो है इसकी जो मीडियम है ना, किस मीडियम में काम कर सकते हैं, एसिडिक में। एसिडिक मीडियम में काम कर सकते हैं और इसकी ऑप्टिमम पीएच कितनी है, 1.5 से 2, यानी 1.5 पीएच से लेके 2 तक पीएच होगी ना, तो पेप्सिन बहुत अच्छे से काम करेगा। अच्छा देखिए हमारे पास ना एक पीएच स्केल होता है, इस तरह से एक स्केल सा बना होता है, उसके ऊपर ना पीएच आपको शो हो रही होती है। जब आप किसी फ्लूइड में किसी भी चीज में उसको डिप करते हैं ना, वहाँ पे आपको उसके कलर के चेंज होने से और वो इस तरह से ना आपको पीएच का पता चलता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक स्केल बेसिक से बात बता देती हूँ। इसके सेंटर में ना जैसे होता है 7, ये 0 से शुरू हो रहा होता है, सही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 8 9 10 11 12 13 और ये 14 तक जाता है इस तरह से। अच्छा, जो 7 होता है ना, 0.7 वाला, वो होता है न्यूट्रल, यानी अगर किसी चीज की पीएच 7 है इसका मतलब वो न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही 7 से पीछे जाती जाएगी ना, तो पीएच क्या होती जाएगी, एसिडिक, यानी एसिडिक पीएच जो है वो बढ़ती जाएगी। और जैसे ही 7 से इस तरफ 14 की तरफ जाती जाएगी ना, तो वो बेसिक या फिर अल्कलाइन भी कह सकते हैं। तो पीएच जो है वो बेसिक होती जाएगी, यानी बेसिक पीएच जाती जाएगी इस तरफ। जितनी ज्यादा 7 से कम होती जाएगी उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ती जाएगी। यानी अगर 6 है तो एसिडिक तो है, लेकिन जब 5 है तो वो 6 से ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। फिर 4 है तो वो और ज्यादा एसिडिक है, 2 है तो वो तो बहुत ज्यादा एसिडिक है। इसी तरह से बेसिक भी जैसे जैसे इस तरफ को बढ़ता जाएगा, 8 9 जो है वो 8 से ज्यादा बेसिक है, 10 जो है वो और ज्यादा बेसिक है। तो जैसे जैसे इस तरफ को बढ़ती जाएगी पीएच, उतनी ज्यादा अल्कलाइन या बेसिक होती जाएगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो पेप्सिन है ना, उसकी पीएच कितनी है, 1.5 से लेकर 2 तक। इसका मतलब वो काफी एसिडिक मीडियम में फंक्शन करता है। और ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम करने वाला एक एंजाइम है, और इसकी पीएच कितनी होती है, अल्कलाइन मीडियम में वो काम करता है, यानी 7 से 8 तक उसकी पीएच होती है, 7 से लेके 8 तक उसकी पीएच, यानी बेसिक है, अल्कलाइन मीडियम है। 7 न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो वो 7 और 8 के दरमियान है, तो इसका मतलब जो है वो अल्कलाइन ही है। 7 से जब बढ़ गई है तो मतलब 7 और 8 के, 7 तो नहीं है ना, 7 और 8 के सेंटर में है, तो 7 से इस साइड पे तो अल्कलाइन होती जाएगी पीएच ना, तो उसकी पीएच कितनी है, अल्कलाइन। अब यहाँ पे ये जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने ये ग्राफ लाजमी बनाने हैं, टेम्परेचर वाला भी और अब ये पीएच वाला भी।
पीएच का ग्राफ देखिए, पेप्सिन की यहाँ पे पीएच बताई हुई है। जब यहाँ पे है ना मतलब इसकी पीएच, तो उस टाइम पे तो इसकी एक्टिविटी 0 है। जैसे-जैसे पीएच बढ़ती जाएगी, एक्टिविटी बढ़ती जाएगी और जैसे ही 1.5 टू 2 के दरमियान में पीएच आएगी, तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, क्योंकि ये इसकी ऑप्टिमम पीएच है ना, इस टाइम पे इसकी एक्टिविटी क्या है? मैक्सिमम है। और फिर जैसे ही पीएच को हमने उससे बढ़ा दिया, तो इसकी जो है वो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी इसकी एक्टिविटी आहिस्ता-आहिस्ता, और फिर एंड में क्या हो जाएगी? बिल्कुल एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा और इसका फंक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रिप्सिन की भी बताई हुई है कि जैसे-जैसे इसकी पीएच जो है वो बढ़ती गई, 7.8 तक आई, लेकिन ना 7.8 भी 7 टू 8 के दरमियान में एक वैल्यू है ना 7.8, तो जैसे ही यहाँ पर आई, तो या फिर 7 टू 8 के सेंटर में जो भी वैल्यू होगी, जब वहां पे आएगी तो इसकी क्या हो जाएगा? फंक्शन इस टाइम पे मैक्सिमम है, क्योंकि ये इसकी ऑप्टिमम पीएच है। और जैसे ही पीएच जो है वो उससे बढ़ी, यानी 8 से बढ़ना शुरू हुई, तो फिर इसका फंक्शन जो है वो कम होना शुरू हो गया और आहिस्ता-आहिस्ता क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो फैक्टर बताया हुआ है ना, वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यानी एंजाइम्स के अंदर जो सबस्ट्रेट है ना, जिसको एंजाइम कैटेलाइज करवाता है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो भी एक फैक्टर है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पे एक इफेक्ट करती है। अच्छा, ये क्या होता है कि जैसे ना हमारे एंजाइम्स है ना, किसी भी चीज के, स्टमक के हैं, ब्लड के हैं, किसी भी चीज के अंदर जो एंजाइम्स है, अब क्या होगा अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ा देंगे? अक्सर ऐसा लगता है ना कि अगर हम सबस्ट्रेट बहुत कर देंगे तो रिएक्शन जो है वो बहुत तेजी-तेजी से हो जाएगा और बहुत तेजी से हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं ना, तो एक दफ़ा तो रिएक्शन जो है वो तेजी से बहुत बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, जैसे उसके अंदर बहुत सारे ये एंजाइम्स प्रेज़ेंट है, इस तरह से डिफरेंट-डिफरेंट उनके अंदर जो है वो एक्टिव साइट्स प्रेज़ेंट है और इस तरह के उसके अंदर ना एंजाइम्स हैं। ये इसके अंदर इस तरह से करके बहुत सारे एंजाइम्स प्रेज़ेंट है। अब मैं कह रही हूँ कि मैं अगर इसके अंदर जो है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सबस्ट्रेट दिया ना रिएक्शन करने के लिए, एक सबस्ट्रेट दे दिया इसको कैटेलाइज़ होने के लिए, वो आके इस एंजाइम के साथ फॉर एग्जांपल बाइंड हो गया है। अब मैं बोलूँगी कि मैं ना बहुत सारे सबस्ट्रेट्स देती हूँ ताकि जल्दी-जल्दी से रिएक्शन हो, काफ़ी सारे रिएक्शंस हो जाएँगे तेज़ी-तेज़ी से और काफ़ी जल्दी प्रोसेस होगा। मैंने अब इसके अंदर ना 5-6 सबस्ट्रेट्स और भेज दिए, मतलब 5-6 मैंने जो है वो और भेज दिए। अब वो इनके साथ आके ये जो एंजाइम्स अवेलेबल है ना एक्टिव साइट्स, उनके साथ आके क्या कर जाएँगे? बाइंड कर जाएँगे। अब एक दफ़ा तो रिएक्शन मेरा हुआ, स्पीड हो गया ना, स्पीड अप हो गया, उसकी स्पीड बढ़ गई। लेकिन अब मैं अगर और सबस्ट्रेट डालूँगी, फॉर एग्जांपल मैंने 4-5 और सबस्ट्रेट इसके अंदर ऐड किए हैं, तो क्या होगा कि ये सारी एक्टिव साइट्स तो भर भर चुकी हैं, हर एक्टिव साइट पे एक-एक सबस्ट्रेट आके अटैच हो चुका है। अब जब तक वो सबस्ट्रेट इसको फ्री नहीं करेगा, प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो जाएगा, उसके प्रोडक्ट्स इससे हटती जाएंगे, एक्टिव साइट फ्री नहीं हो जाएगी, तब तक नया जो मैंने भेजे हैं सबस्ट्रेट्स, वो तो इनके साथ बाइंड नहीं कर सकेगी ना, वो तो ऐसे ही पड़े हुए, उनको तो कोई जगह नहीं मिली बाइंड करने की, वो तो ऐसे ही किनारे पे जो है वो पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक दफा तो रिएक्शन स्पीड अप होगा, लेकिन अगर हम और सबस्ट्रेट देंगे तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो उतनी ही रहेगी और ज्यादा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि सारे एक्टिव साइट्स तो ऑक्यूपाई हो चुके हुए हैं ना। तो यहाँ पे आप देखें यही बात बताई हुई है कि जैसे हाई सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन होगी, तो ऑल एक्टिव साइट्स जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे एंजाइम के, एक दफा तो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हुई है। फिर जब सब ऑक्यूपाई हो जाएँगे, तो इस कंडीशन में अगर हम और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स ऐड कर भी देंगे, तो उनको कोई फ्री एक्टिव साइट मिलेगी ही नहीं। इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि एक्टिव साइट जो है वो सैचुरेट हो जाती है। जैसे हमने एक सॉल्यूशंस पढ़े थे ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि हमने एक सॉल्यूशन लिया था, उसके अंदर हम शुगर ऐड करते गए थे, एक दफ़ा तो वो ऐड होती गई, मिक्स होती गई, होती गई, होती गई। लेकिन जब हमने बहुत ज़्यादा शुगर ऐड कर दी, तो एक कंडीशन ऐसी आई थी कि हम और शुगर ऐड कर भी रहे, तो वो उसके अंदर मिक्स नहीं हो रही थी। तो हमने कहा था कि ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कि इसके अंदर अभी और ज़्यादा सोल्यूट जो है वो ऐड नहीं हो सकता। इस तरह से जब एक्टिव साइट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी, सारी ऑक्यूपाई हो जाएँगी, और ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड करने से कोई फ्री एक्टिव साइट नहीं मिलेगी, तो हम कहेंगे कि एक्टिव साइट्स की क्या हो चुकी है, यहाँ पे सैचुरेशन हो चुकी है। इसमें कोई ब्लॉक वगैरह का सीन नहीं है कि एंजाइम की डीनेचुरेशन हो जाएगी या ब्लॉकेज हो जाएगी। जैसे ही एक्टिव साइट कोई फ्री होगी, तो फिर वो सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड कर जाएँगे, इस तरह हो जाएगा। यानी इसके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है कि डीनेचुरेशन हो जाएगी, बस एक दफ़ा एक्टिव साइट्स की क्या हो जाएगी, सैचुरेशन हो जाएगी। इस ग्राफ में आप लोग देखें कि एक दफ़ा हमने जब सबस्ट्रेट दिए तो रिएक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा, लेकिन जब सारी एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई हो गई, तो रिएक्शन अपनी उसी स्पीड से चल रहा है, यानी कम या डीनेचुरेशन की तरफ नहीं जा रहा वो बल्कि अपनी उसी स्पीड से जो है वो रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को देखा कि वो काम किस तरह से करते हैं, फिर उनके जो है वो वर्किंग है, उनके फंक्शंस के ऊपर जो है कौन-कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, हमने वो तीनों फैक्टर्स को भी बहुत डिटेल से स्टडी किया। और अगर आपको कहीं से कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग लगा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ-साथ मिलती रहे।